हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी पर, जहां हम बात करते हैं इतिहास की। और इतिहास में हमने बहुत सारी चर्चा कर ली है अभी प्राचीन कालीन इतिहास की। और प्राचीन कालीन इतिहास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, मानव सभ्यता का उदय भी कर लिया था। साथ ही साथ यहाँ हमने वैदिक कल्चर देख लिया था। वैदिक कल्चर की हमने जो खत्म हुआ है वैदिक काल या वैदिक सभ्यता जिसको हम बोल रहे थे, सो वो वैदिक काल या वैदिक सभ्यता हमारा 1500 बीसी से हमने इसको लिया हुआ था। कहाँ तक लिया था? 600 बीसी तक। 600 बीसी मतलब यहाँ पे जो है ईसा पूर्व, बीसी का मतलब है ना। सो 600 बीसी तक की हमने एक तो टाइमलाइन की चर्चा कर ली थी। मैं सबसे पहले थोड़ा सा इसको पतला कर लूँ, क्योंकि क्या है कि आवाज के अलावा लिखना। ठीक है, सो 600 बीसी के आसपास हम क्या कर लिए थे, यहाँ डिस्कस कर चुके थे। अब 600 बीसी के आसपास हमने जो देखा था वो ये देखा था कि अचानक से ऐसे बदलाव आए जिसको द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। पहले नगरीय सभ्यता तो क्या हो गई थी, हमारी सिंधु घाटी हो गई थी। फिर ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था या ग्रामीण सभ्यता आ गई थी, कौन सी? वैदिक काल। अब जो है द्वितीय नगरीय व्यवस्था या नगरीय सभ्यता का उदय हो रहा है। अचानक से इतने ज्यादा परिवर्तन इस समय में हो रहे हैं 600 बीसी के आसपास। सो उनके पीछे बहुत सारे कारण थे, जिसमें से कुछ कारणों को तो हमने वैदिक कल्चर के समय ही, उत्तर वैदिक काल में ही समझ लिया था कि भाई एक्चुअली इतनी सारी चीजें हो रही है, क्यों हो रही है, क्या हो रहा है, उनके पीछे के क्या कारण है, ये सारी चीजें है ना। तो चलिए देखते हैं। 16 महाजनपदों का यहाँ पे उदय मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? उदय मान लिया जाता है। कब माना जाता है? ये लगभग 16 महाजनपद 600 बीसी के आसपास। तो चलिए दो तीन चीजों को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, अभी देखो भारत ये जो चल रहा था उस समय का, और भारत में सारी चीजें हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी सारी चीजें? ये तो पूरा भारतीय इलाका चल रहा था। अचानक से इस जगह पे देखो यार, हम अभी पढ़ने वाले हैं कुछ धार्मिक आंदोलन यहाँ पे होंगे, शुरुआती धार्मिक आंदोलन, है ना। धार्मिक आंदोलनों की अगर हम इधर बात करें तो धार्मिक आंदोलन होने वाले, क्यों होने वाले हैं? क्योंकि एक ब्राह्मणवाद चल रहा था बहुत तेजी से। क्या चल रहा था? ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद मतलब ये वैदिक काल चल रहा था। वैदिक काल में ब्राह्मणों ने अपनी बहुत ज्यादा साख जमा ली थी, सारी चीजें हैं। ठीक है, सो यहाँ लार्ज टिप, स्मॉल टिप, इसको थोड़ा सा ओके, ठीक है। ब्राह्मणों ने क्या है, अपना वर्चस्व यहाँ पे कायम कर लिया था, और वही लोग गर्व से बलीभूत हो गए थे। उनमें बहुत ज्यादा ईगो आ गया था, वही लोग थे। दूसरी चीज, शासक वर्ग जो चल रहे थे, शासक वर्ग कौन? क्षत्रिय हुआ करते थे, लेकिन उनकी भी नहीं चल पा रही थी, क्योंकि हमें ब्राह्मणों की सलाह मशवरा पे काम करना हो रहा, सारी चीज। व्यापारी वर्ग अलग दुखी था, और इतनी ज्यादा कर्मकांड अभी व्याप्त हो चुके थे, इतने ज्यादा कर्मकांड व्याप्त हो चुके थे कि भाई धार्मिक नए आंदोलन आएंगे। तो वो तो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन यहां इस 600 बीसी के आसपास, क्या 600 बीसी यानी ईसा पूर्व के आसपास, ये जो जगह है भारत की, इस भारत की जगह में हमने जैसे स्टार्ट कर लिया था ना, कहां? वैदिक काल में हमने देखा था परिवार हुआ करता था। परिवार का हेड हो गया, परिवार से बना क्या? ग्राम, मतलब कुल बना, कुल से ग्राम बना, ग्राम से जो है यहां पे विश्व बने। विश्व मतलब तहसील लेवल की चीज है, ठीक है। और विश्व बने जन। क्या बने? जन। अब ये जो जन थे, ये जन ही जनपद कहलाने लग गए कालांतर में। जन ही जनपद कहलाने लगे, और ये जो जनपद है इसमें व्यवस्थाएं जो है वो अलग अलग आने लगी। देखो यार, गणतंत्र और राजतंत्र, ठीक है, ये दो अलग अलग मान्यताएं हैं जो शासन की होती हैं जनरली। ठीक है, होती तो बहुत सारी है, लेकिन ये प्रमुख रूप से हम बात कर रहे हैं शासन व्यवस्था की। अगर हम बात करें शासन प्रणालियों की, अगर बात करें तो शासन प्रणाली जो चल रही हैं वो क्या चल रही हैं? ये दो, या तो गणतंत्र या राजतंत्र। राजतंत्र में राजा हेड होता है। अच्छा, होता तो गणतंत्र में भी राजा ही हेड है। ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि गणतंत्र में राजा नहीं होता कि क्या, लेकिन चूंकि गणतंत्र जो होता है वो लोगों के समूह द्वारा, लोगों के द्वारा निर्वाचित होके यहां पे राजा बनता है। तो यहां जरूरी नहीं है कि सारी पावर्स किसके पास हो? राजा के पास हो। शक्ति, पूर्ण शक्ति जो है वो राजा के पास यहां पे नहीं होती। लेकिन यहां राजतंत्र में पूर्ण शक्ति किसके पास होती है? सारी की सारी वो होती है किसके पास? राजा के पास।
तो यहां समस्या है। अब यहां उस समय का जो भारत है 600 ईसा पूर्व का, 600 ईसा पूर्व के आसपास जो भारत चल रहा है वो कैसा चल रहा है, वहां पे बहुत सारी व्यवस्थाएं देखने को हमें मिल रही है। जैसे कि प्रणालियों की बात करें तो राजतंत्र भी देखने को मिल रहे हैं और गणतंत्र भी देखने को मिल रहे हैं, और छोटे छोटे नगरों का यहाँ पे उदय होना भी चालू हो गया, जिनको हमने ये जो राजतंत्र या जो जन थे, जन से जो जनपद बन गए थे, कालांतर में यही जनपद 600 बीसी के आसपास कुछ महत्वाकांक्षाओं के कारण कुछ तो राजतंत्र, बड़े बड़े राजतंत्र एस्टैब्लिश हो गए थे। क्या राजतंत्र, जिनकी हम डिस्कस करेंगे। 4 बड़े राजतंत्र हुआ करते थे 600 बीसी के आसपास, ठीक है। गणतंत्र की अगर हम बात करें तो कुछ गणतंत्र शासन भी हुआ करता था, जो 10 प्रकार के गणतंत्र हुआ करते थे इस समय भारत में 600 बीसी के आसपास, ठीक है। लेकिन महाजनपदों के नाम आए हैं। महाजनपद मतलब समझ रहे हैं आप कि कुछ बड़े बड़े शासन राज्य वगैरह जिनको हम बोल रहे हैं उस समय के 16 थे। ये क्या थे? 16 महाजनपद इस 600 बीसी के आसपास। अब कहां से मिल रही है इसकी जानकारी? तो देखिए 600 बीसी के आसपास धार्मिक आंदोलन जो हुए हैं, तो धार्मिक आंदोलनों में प्रमुख जो है वो या तो जैन धर्म का विस्तार हुआ या बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। इस पे भी हम अभी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, सब पे एक एक करके सारी चर्चाएं करनी है। सो इन धर्मों के जो ग्रंथ हैं ना बहुत सारे, उन ग्रंथों में बहुत जानकारी मिली है उस समय के भारत की, ठीक है। सो उसमें 16 महाजनपद, एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है? अंगुत्तर निकाय, ठीक है। सो अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें 16 महाजनपद माने गए हैं 600 बीसी के आसपास। यही जो हो सकता है इनमें गणतंत्रात्मक प्रणाली हो, किसी में राजतंत्रात्मक प्रणाली हो, लेकिन जो बड़े बड़े साम्राज्य जो थे वो 4 हुआ करते थे। देखो यार, राजतंत्र बड़े जो हैं कैसे, अब शासन तो 2 ही चल रहे हैं, या तो राजतंत्र या गणतंत्र। 16 महाजनपदों में भी मैक्सिमम में क्या चल रहा है? राजतंत्र ही चल रहा है। गणतंत्र छोटे होते थे, अपने इकट्ठे रह के काम करते थे, सारी चीजें वो भी हम डिस्कस करेंगे, 10 कौन कौन से हुआ करते थे। 16 महाजनपदों में मैक्सिमम राजतंत्रात्मक शासन हुआ करता था, लेकिन बड़े बड़े राजतंत्र जो हैं वो 4 ही हुआ करते थे। कौन कौन से क्या क्या है ये हम डिस्कस थोड़ा सा आपको कर लेते हैं। देखो ये देख रहे हो उस समय का भारत, ये पूरा आपको भारत दिख रहा है। अब ये भारत में ये उस समय के 16 महाजनपद है। क्या है ये 16 महाजनपद है। क्या नाम है इनका? महाजनपद, ठीक है। 16 मतलब उस समय 600 बीसी के आसपास ये चल रहा है। अब ये देखो, ये तो नदियां दिख रही हैं आपको, लेकिन बाकी के जैसे यहां हम स्टार्ट करें, अंग का नाम आपने सुना होगा। अंग का नाम सुना? अंगराज कर्ण, महाभारत में कर्ण का नाम तो जरूर सुना होगा। तो दुर्योधन क्या करता है, यहाँ पे कर्ण को अंगराज्य दे देता है, तो वो अंगराज कर्ण कहलाते हैं। अंग महाजनपद हुआ करता था, सबसे पूर्वी महाजनपद कहलाता था, ठीक है। इसके अलावा फिर आपने मगध, इसकी हम बात करें तो ये मगध अभी सबसे शक्तिशाली महाजनपद होने वाला है। साथ ही साथ मगध की अगर हम बात करें तो मगध राजतंत्र हुआ करता था। क्या हुआ करता था? राजतंत्र हुआ करता था। और 4 जो हमने राजतंत्र बताए हैं उसमें सबसे प्रमुख मगध ही राजतंत्र हुआ करता था। मगध के अलावा एक आपने अवंती का नाम सुना होगा। उस समय का सबसे बड़ा महाजनपद जो कहलाता था वो अवंती कहलाता था। अवंती मध्य प्रदेश का जो आजकल का हिस्सा है उसमें सबसे बड़ा, मतलब पूरे 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा एरिया और सारा विस्तार अवंती महाजनपद का हुआ करता था। दूसरा राजतंत्र ये भी बड़ा हुआ करता था। तीसरा आपने देखा होगा वत्स, ये अवंती के पूर्व में पड़ता है वत्स। सो वत्स भी महाजनपद हुआ करता था। और एक नाम सुना होगा कौशल। ये 4 ही बड़े महाजनपद थे। कौन से? एक तो मगध हो गया, अवंती हो गया, वत्स हो गया, कौशल हो गया। हालांकि ये महाजनपदों में भी आते थे, ठीक है। सो यही अभी बाद में धीरे 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 क्या होगा, कैसा होगा, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। अंग देख लिया, ये बज्जी है, ये भी महाजनपद हुआ करता था। मल्ल, काशी तो राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। चेदी के अलावा ये साउथ का अस्मक, असाक, अलग अलग नाम मिलते हैं। अस्मक ये दक्षिण भारत का, कौन सा? दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद हुआ करता था गोदावरी नदी के तट पे। ये देखो गोदावरी दिख रही है यहाँ से, ठीक है। सो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अश्मक। सबसे पूर्वी महाजनपद अंग। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा? मगध। सबसे बड़ा महाजनपद अवंती। और भैया ये कंबोज, गांधार, मत्स्य, कुरु, पांचाल, सूरसेन,
ठीक है, ये देख पा रहे हो आप, ये सारे के सारे क्या है, महाजनपद। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। सो ये पूरे के पूरे 16 महाजनपद उस समय 600 BC 600 ईसा पूर्व के आसपास चल रहे थे। अब आप कहोगे सर ये तो महाजनपद हो गए, इसमें आपने राजतंत्र भी बता दिए 4 बड़े बड़े, है ना। गणतंत्र 10 कौन से थे, हैं? सो जो 10 गणतंत्रों के नाम भी हम आपको बता देते हैं। चलिए देख लेते हैं 10 गणतंत्रों के नाम। ये तो मैंने टेबल बनाई, इस पे हम डिस्कस कर लेंगे। ये देखो, आपको दिख रहे होंगे गणतंत्र जो 10 थे। कपिलवस्तु, कपिलवस्तु जगह का नाम आपने सुना ही होगा, ये नेपाल की तराई में पड़ता है। नेपाल की तराई में नाम है क्या, कपिलवस्तु। और कपिलवस्तु में एक जो शासन चल रहा था वो शाक्य चल रहे थे, शाक्य। शाक्य शासन जो है ये गणतंत्रात्मक शासन हुआ करता था यहाँ पे। शाक्य क्यों, ये बहुत फेमस है भाई साहब, क्योंकि गौतम बुद्ध के बारे में आप पढ़ोगे, बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो भी शाक्य ही हुआ करते थे, ठीक है। कपिलवस्तु, ये गणतंत्रात्मक प्रणाली यहाँ चल रही है, गणतंत्र चल रहा है। दूसरा कुशीनारा के मल्ल, मल्ल भी गणतंत्रात्मक प्रणाली हुआ करती थी। आपको मैंने यहाँ दिखाया है, ये देखो मल्ल दिख रहा है, ये यहाँ, ये नेपाल ही तो है। ऊपर जाओगे आप तो ये नेपाल है, मल्ल पड़ जाता है, इधर थोड़ा सा शाक्य पड़ता था, ठीक है। सो कुशीनारा की ये मल्ल भी गणतंत्रात्मक प्रणाली इनकी हुआ करती थी। चलिए इसके बाद पावा के मल्ल, ये भी मल्ल ही थे, लेकिन ये पावा, और थोड़ा सा साउथ में चले जाओगे कुशीनारा के पास तो मल्ल पूरा आपके जो महाजनपद था ये गणतंत्रों में विभाजित था, उत्तरी और दक्षिणी, पावा और कुशीनारा। मिथिला के विदेह, मिथिला के विदेह, मिथिला आपने नाम सुना होगा, जनक, मिथिला नरेश, है ना, सीता जी के पिताजी, तो भैया वो मिथिला, है ना, ये भी गणतंत्र हुआ करता था। पिपली वन के मौर्य, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको मगध में हमें पढ़ना है। सबसे ज्यादा शासन किया है या सर्वश्रेष्ठ शासन किया मगध वंश के उत्कर्ष को पहुंचाया है मौर्य, जिनको हम आगे मौर्य वंश के तौर पर पढ़ेंगे। तो ये मौर्य वाले जो लोग हैं, ये पिपली वन में इनका शासन चलता था और ये गणतंत्र हुआ करते थे। गणतंत्र मतलब लोगों के द्वारा चुने यहाँ पे शासक हुआ करते थे। रामग्राम के कोलीय, रामग्राम के कोलीय, कोलीय क्यों इंपॉर्टेंट है, रामग्राम भी पास में ही पड़ता है। ये जो शाक्य है, शाक्य के दक्षिण में रामग्राम, ये भी पड़ता था, बिहार के आसपास वाला क्षेत्र है। और कोलीय ये गणतंत्र हुआ करता था। कोलीय राजकुमारी जो थी वो थी यशोधरा। क्या नाम है, यशोधरा। यशोधरा नाम तो आपने सुना ही होगा, नहीं सुना, यशोधरा। तो यशोधरा कौन है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम है भैया, कोलीय राजकुमारी हुआ करती। तो कोलीय गणतंत्र वो चल रहा था उस समय। सुकुमार के भग्ग गणराज्य भी हुआ करता था, गणतंत्र हुआ करता था। अलकल्प के बुली, अलकल्प के बुली। वैशाली के लिच्छवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिच्छवी गणराज्य बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शक्तिशाली गणराज्य था भाई साहब। इसके अलावा लिच्छवी राजा चेटक का नाम आपने सुना होगा, चेटक, ठीक है। सो जो राजा चेटक थे उनकी बहन और उनकी बेटी, उनकी बहन और उनकी बेटी, मतलब एक का नाम है चेलना और एक का नाम है त्रिशला, ठीक है, बहन और बेटी। तो भैया ये जो त्रिशला हैं ये महावीर स्वामी, महावीर स्वामी यानी जैन धर्म, है ना। सो महावीर स्वामी की माँ हुआ करती थी और चेलना जो है बिंबिसार की पत्नी होंगी। किसकी, बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश को स्टैब्लिश करेगा मगध में ही, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये लिच्छवी गणराज्य। फिर आगे जब हम और आगे प्राचीन भारत में जाएंगे, गुप्त वंश सुनेंगे, गुप्त साम्राज्य पे चर्चा जब करेंगे तो गुप्त साम्राज्य के समय भी लिच्छवी दौहित्र कहा है समुद्रगुप्त ने खुद को। क्या कहा है, समुद्रगुप्त ने लिच्छवी दौहित्र, क्योंकि जो माँ थी कुमारा देवी वो लिच्छवी राजकुमारी वो भी हुआ करती थी। तो सोचो, ये तो अभी हम बात कर रहे हैं 600 BC की, गुप्त साम्राज्य में वो आएंगे भाई साहब कब, 335 AD में, है ना। तो 900 साल, 1000 साल बाद भी लिच्छवी गणराज्य चल रहा है, साम्राज्य चल रहा है। तो शक्तिशाली था अपने आप में, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, लिच्छवी। केशपुत्र के कलाम, अलार कलाम का भी हम नाम पढ़ेंगे जब हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। अलार कलाम, है ना, अलार कलाम, है ना। सो अलार कलाम भी उस समय ये
गुरुजी हुआ करेंगे किसके किसके, ये सांख्य दर्शन के गुरु हुआ करते हैं, गौतम बुद्ध के गुरु होने वाले। सो ये कलाम जो है ये भी उस समय का गणतंत्र हुआ करता था, वहीं के ये अल्लाह नाम के व्यक्ति हुआ करते थे, कलाम अपना नाम लगाते थे गणतंत्र का, सो अल्लाह कलाम। तो ये उस समय के 10 क्या हुआ कर रहे थे, गणराज्य हुआ कर रहे थे 620 के आसपास, जिसमें जो शासन चल रहा था राजा ही कर रहा था, लेकिन सामूहिक तौर से गणतंत्रों के आधार पर। जैसे लिच्छवी में आपको बता दूं, लगभग ऐसा बोलते हैं कि 7,707 राजाओं ने शासन किया है। तो यार मतलब उस समय 7,707 हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि गणराज्य है, गणराज्य में जैसे यूरोप, आपने यूरोप में एथेंस का नाम सुना, यूनान का नाम सुना, यूनान, तो यूनान में भी ऐसे ही शासन चलता था, गणतंत्रात्मक शासन चलता था, वहां पे सारे के सारे फैसले लोगों के द्वारा लिए जाते थे। तो उस समय भारत में भी वही स्थिति चल रही थी, यूनान भी उसी समय चल रहा था सारी चीजें, तो वही सारी स्थितियां भारत में भी मिल रही है इन 10 गणराज्यों के माध्यम से। लेकिन उसी समय क्या है, महाजनपदों में विस्तार, क्योंकि राजे महाराजाओं में क्या होता है, महत्वाकांक्षा होती है, जीतना है, जग जीतिया थारे जैसा ना कोई, नहीं वो जग देखिया है वो तो, लेकिन हाँ जग जीतने की कोशिश करते हैं राजे महाराजे। तो जीतने के चक्कर में क्या है कि अब वो उनकी महत्वाकांक्षाएं जितनी ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी, साम्राज्य बनते चले जाएंगे, तभी तो मगध साम्राज्य बनेगा, है ना। सो वही तो चीजें होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये लड़ाई झगड़े के कारण भैया ये कम 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 कम, गणतंत्र अच्छा भी चला शुरुआत में, लेकिन बाद में ये कमजोर हो गए। क्यों कमजोर हो गए, क्योंकि देखो यार गणतंत्र में वैसे भी लोगों का शासन है, अब लोगों पे भरोसा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज हम हर लोग को नहीं बता सकते, गुप्त चीज क्या होनी चाहिए, किस किस तक जानी चाहिए, ये जब तक प्रशासन बहुत अच्छे से चलता रहेगा ना तब तक कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन बीच में जैसे ही ढील ढाल चालू हुई कि आपके उत्तराधिकारी जो है व्यक्ति विशेष वो योग्य नहीं हुए, आपके गुप्तचर प्रणाली खराब हो गई है, या फिर भाई बातें ही इधर की उधर सबको पता चलने लग गई है, तो फिर कैसे सारी चीजें चलेगी। सो यही कमियां बाद में क्या है गणतंत्रों में फैलने लग गई, और इन कमियों के कारण बाद में क्या है गणतंत्र समाप्त हो गए, जिनकी जगह साम्राज्यों ने ले ली। ठीक है, सो ये गणतंत्र तो हमने देख लिए। अब गणतंत्र के अलावा हमने जो 16 महाजनपद देखे हैं, उन 16 महाजनपदों के नाम, उनकी राजधानी और वो क्यों प्रसिद्ध हैं, ये भी मैंने यहाँ एक टेबल में बता दिया है। तो देख तो लिए ही है हमने सारे 16 के 16 महाजनपद। अब ये क्यों प्रसिद्ध है, कहाँ क्या है, इनकी एस्टैब्लिशमेंट है, लोकेशन क्या है, ये हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे हमने नाम लिखा है यहाँ पे अंग महाजनपद, दिख रहा है अंग महाजनपद। सो अंग महाजनपद, इसकी राजधानी चंपा नगरी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी, चंपा नगरी। चंपा नदी भी बहती थी उसी के कारण चंपा नगरी है, और बहुत अच्छा व्यापारिक केंद्र उस समय का हुआ करता था, श्रेष्ठतम व्यापारिक केंद्र। मगध महाजनपद, मगध तो भाई साहब अभी ये तो मतलब कहर मचाने वाला है, अभी हम इस पर डिस्कस बहुत अच्छे से करेंगे। मगध महाजनपद, गिरिवज्र राजगृही पुरानी राजधानियों के नाम हुआ करते थे, बाद में पाटलिपुत्र आज का जो पटना है वो स्टैब्लिश हुआ और वो भी राजधानी रहा। महात्मा बुद्ध की गतिविधियों का ये बहुत ही प्रमुख केंद्र रहा है। ठीक है, इसके अलावा काशी महाजनपद, काशी महाजनपद की वाराणसी या फिर बनारस ये राजधानी हुआ करती थी। 12 योजन तक ये नगरी विस्तृत हुआ करती थी। कौशल महाजनपद, ये भी बहुत प्रमुख है। क्यों है अभी हम डिस्कस करेंगे। गौतम बुद्ध का मतलब ये मान के चलिए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो हुआ है वो कौशल क्षेत्र में बहुत ज्यादा हुआ था। सो यहाँ पे कौशल 2 भागों में बटा था नदियों के कारण, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल में उसकी राजधानी श्रावस्ती और कुशावती हुआ करती थी। सरयू नदी बीच से ही बहती थी और उसके उत्तर और उसके दक्षिण। ठीक है, सो प्रवाह क्षेत्र सरयू नदी का। बज्जी महाजनपद, बज्जी महाजनपद वैशाली इसकी राजधानी हुआ करती थी। लिच्छवी जो गणराज्य हुआ करता था उसकी राजधानी वैशाली थी, याद रखिएगा, और ये बहुत प्रमुख केंद्र हुआ करता था। 8 गणतंत्रों वाला ये महाजनपद हुआ करता था। 8 गणतंत्र यहाँ इकट्ठे इस जनपद में महाजनपद में रहते थे। ठीक है, मल्ल महाजनपद, मल्ल महाजनपद हमने देख ही लिया था। कुशीनारा और पावा 2 भागों में ये भी बटा था, कुशीनारा के मल्ल और दक्षिण। ये भी गणतंत्रात्मक शासन हुआ करता था। 9 गणतंत्रों वाला ये महाजनपद हुआ करता था। वत्स महाजनपद, क्या है भाई, वत्स महाजनपद, ये कौशाम्बी इसकी राजधानी हुआ करती थी और शासक उदयन का ये क्षेत्र था। अभी हम चर्चा करेंगे। देखो यार वो चार जो राजतंत्र थे ना बड़े बड़े, जिसमें अवंती सबसे बड़ा हुआ करता था उस समय तक, और उसके बगल में पूर्व में क्या है वत्स हुआ करता था। तो अवंती का शासक था प्रसेनजीत, और फिर वत्स का शासक कौन हुआ करता था, उदयन।
अब ये क्या है, फिर बाद में बौद्ध धर्म के प्रभाव में और सारी चीजें रहती हैं तो लड़ाई झगड़ा होगा। जब हम थोड़ा सा और मगध का विस्तार करवाएंगे तो हम सारी चीजें आपको बताएंगे। तो उदयन भी भैया बहुत प्रसिद्ध शासक रहा है, उसका क्षेत्र रहा है अच्छा खासा। ठीक है, चेदी महाजनपद, चेदी ये उस समय का मतलब ये मान लो कि आधुनिक बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है वही। सूक्तिमती या सोत्तीमती इसको राजधानी के रूप में बोलते थे। प्रतापी शासक शिशुपाल का नाम आपने सुना होगा महाभारत में, है ना। शिशुपाल का शासक वो यही चेदी बुंदेलखंड वाला क्षेत्र जो है वो रहा करता था। कुरु महाजनपद, इसके बारे में तो बताने की जरूरत ही नहीं है। इंद्रप्रस्थ मतलब आज का जो दिल्ली हुआ करता है वो इंद्रप्रस्थ कहलाता था। 300 संगों वाला ये महाजनपद था। पांचाल, पांचाली का नाम सुना होगा आपने, पांचाली का नाम सुना है नहीं सुना तो अभी सुन लो भैया। द्रौपदी का नाम पांचाली था, ठीक है, और द्रौपदी की जन्मभूमि पांचाल महाजनपद में। इसकी भी 2 राजधानियां हुआ करती थी, 2 भाग हुआ करते थे, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल जो है छत्र, इसकी राजधानी हुआ करती थी। दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिल्य हुआ करती थी। मत्स्य महाजनपद, मत्स्य महाजनपद विराटनगर, विराटनगर मतलब ये राजस्थान वाला क्षेत्र है। चंबल से सरस्वती तक फैली हुई, चंबल से सरस्वती उत्तर राजस्थान वाला जो क्षेत्र है वो ये महाजनपद हुआ करता था। सूरसेन महाजनपद मथुरा है, मथुरा वृष्णि यादवों के संघ के अध्यक्ष भगवान कृष्ण हुआ करते थे यहाँ पे। और अवंती महाजनपद, ये तो हमने बात करी ली, 2 ही इसकी राजधानी हुआ करती थी, एक उत्तरी और दक्षिणी, उज्जैन और माहिष्मती। ये बहुत ज्यादा केंद्र बिंदु रहा है बौद्ध धर्म का। क्यों? क्योंकि अशोक ने शासन किया है अवंती महाजनपद पे, और उसके कारण बौद्ध धर्म के प्रभाव से जब वो प्रभाव में आ जाता है तो बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार होता है। आपने सांची के स्तूप का नाम सुना होगा, तो सांची विदिशा में ही पड़ता है, जो उस समय अवंती महाजनपद के अंदर आता था। और विदिशा की जो एक श्रेष्ठी, श्रेष्ठी मतलब होते हैं जो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, उनकी जो बेटी हुआ करती थी श्रीदेवी, श्रीदेवी से शादी कर ली थी किसने? अशोक ने। हम चर्चा करेंगे जब मौर्य वंश पढ़ेंगे। तो इसी कारण से ये मान लीजिए कि ये बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। जो गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्य हैं सारिपुत्र और महामुद्गलयायन, इनकी भी जो अस्थियां हैं उस पे ही स्तूप वगैरह बने हुए, वो भी सांची में ही रखे हुए हैं, सांची में स्तूप बने हुए हैं उनके लिए। ठीक है, चलिए गांधार, गांधार तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तक्षशिला राजधानी रहेगी, तक्षशिला विश्वविद्यालय केंद्र बिंदु है, शिक्षा का केंद्र है, सारी चीजें। और सबसे पश्चिम में पड़ेगा तो पश्चिम के कारण क्या हो जाता है कि सबसे पहले अटैक होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुष्कर सारिन यहाँ के क्या है शासक हुआ करते थे। कंबोज महाजनपद, और ये हाटक या राजपुर इसकी राजधानी हुआ करती थी। राजतंत्र से गणतंत्र में ये परिवर्तित हो गया। पहले राजतंत्र हुआ करता था राजे का, फिर लोगों ने कहा इनसे हो नहीं पा रहा, ये कुशल शासक है नहीं, तो मिलकर इनने शासन करना चालू किया, गणतंत्रात्मक शासन बन गया। अशमक महाजनपद की बात करें तो पोतन या पोतमाई, ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है उस समय का। गोदावरी नदी के तट पर ये अवस्थित हुआ करता था। समझ में आ गई? तो भैया 16 हो गई, ये 8 उसमें थे, 8 इसमें हो गए, 16 महाजनपदों की हमने विस्तार से चर्चा कर ली। अब इसी समय पे बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं धार्मिक रूप से। क्यों हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, उस पर हम डिस्कस अभी कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में फिर हम पर्टिकुलर धर्मों की चर्चा कर लेंगे। देखो यार 2-3 चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। क्या क्लियर करना है ये तो हमने देख ही लिया। इसमें धन्यवाद के पहले यहाँ मैं एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ। देखो, वैदिक काल या वैदिक सभ्यता है ना, वैदिक काल वैदिक सभ्यता 1500 से 600 BC तक है ना। और अब हम जो बात कर रहे हैं महाजनपदों की, सो महाजनपद 600 BC के आसपास की हमने बात करी। ठीक है, हुआ क्या कि ये वैदिक काल में सारे के सारे वेद जो थे, उनमें 4 वेदों में प्रमुख वेद जो है या प्रथम वेद जो है ऋग्वेद है ना। और ऋग्वेदिक कालीन संस्कृति बहुत ही सरल थी, बहुत सरल थी, ज्यादा तामझाम थे नहीं, कोई समस्या नहीं थी ऋग्वेद कालीन। लेकिन उत्तर वैदिक कालीन जो व्यवस्था स्टार्ट हुई है अथर्ववेद या बाकी के, यहां उत्तर वैदिक काल में क्या होने लगा, कर्मकांड बहुत प्रमुखता से फैलने लग गए। किससे? कर्मकांड। कर्मकांड पे हमने शायद पिछली क्लास में भी या वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि कर्मकांड ऐसी चीज थी कि देखो यार, ये उस समय ब्राह्मण जो हो गए थे ना भाई, ये ब्राह्मणों का बोलबाला चल रहा था, और ये और ज्यादा मदहोशी में थे। मदहोशी मतलब क्या होता है, ईगो की मदहोशी में, कि हम ही सबसे ऊपर है, हम ही सबसे ऊपर है, हम ही सबसे ऊपर है हमारे। तो कर्मकांड इनने जो इंक्लूड करे, उसके कारण आम जनता के अलावा, आम जनता जो थी, आम जनता मतलब कौन, यहाँ पे वैश्य शूद्र, ये आम जनता है ना।
लेकिन जो मेन जनता थी, राज जनता थी, राजयोगी जिनको कहा जाता है, क्षत्रिय, ये क्षत्रिय भी परेशान होने लगे राजे महाराजे। अब केवल एक ही है, ब्राह्मण जो है वही खुश हैं बस, बाकी कुछ है नहीं। और इनने जो कर्मकांड बनाए उसके हिसाब से इनने क्रियाविधि इतनी ज्यादा खराब कर दी। क्रियाविधि मतलब ये मान लो कि आपको चीजें समझ में ही नहीं आएंगी, क्योंकि वेद पाठ आपने बंद करा दिए। कौन करेगा? केवल हम करेंगे। वर्ण व्यवस्था को आपने जन्म आधारित करा दिया, अभी तक कर्म आधारित चल रही थी। गरीब लोगों को आपने यज्ञ यज्ञ यज्ञ, ये ऋण देना है, ये यज्ञ करना है, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, फलाना यज्ञ, ये 4 प्रकार के ऋण होते हैं, उनको पूरा करो यज्ञ के माध्यम से। ब्राह्मणों ने कहा यही होगा, यज्ञ करना, और हर चीज में यज्ञ कराओ, तंत्र मंत्र कराओ। तो यार आदमी परेशान होने लग गया। क्यों? पहले भैया एक व्यक्ति, पूरा एक पंडित जो थे वो कर देते थे यज्ञ, नहीं अब 17 पंडित बिठाओ, 15 बिठाओ, ये कराओ, अब सबको खर्चा देना है, क्या करेगा गरीब आदमी? समझ रहे हो? तो बहुत ज्यादा समस्याएं लोगों को आने लग गई। तो अब इससे तो क्या, आज तो माझी सटक ली ना, तो माझी सटक ली तो क्या होगा? जो उस समय के और जो समझदार लोग थे, ऐसा तो है नहीं कि अकेले यही समझदार है, और जितने समझदार लोग थे भाई साहब, उन्होंने फिर जागरूकता दिखाई कि नहीं यार भाई ये गलत हो रहा है। तो उपनिषद काल जब तक आया, उपनिषद मतलब लास्ट में उपनिषद की ही चर्चा करी गई है। मतलब ये एक प्रकार से उपनिषद जो 108 हैं, उन्हीं उपनिषदों में फिर आलोचनाएं चालू हो गई कि भाई ये जो ब्राह्मणवाद चला, देखो यहां धर्म की बात नहीं चल रही है, यहां ब्राह्मण की बात चल रही है। ब्राह्मणों ने अपने फायदे के लिए चीजें जो चेंज करी, उसके कारण समस्या हुई है। तो भैया जो समझदार लोग थे, उपनिषदों में भी उसकी बुराई करी गई है। ठीक है, उपनिषदों में बोला कि भैया ये गलत है। जो ऋग्वेद में जो ऋग्वेद ने बताया है, ऋग्वेद के हिसाब से जो सरल व्यवस्थाएं हो रही थी, सब बढ़िया चल रहा था, कहीं दिक्कत नहीं थी। लेकिन उत्तर वैदिक कालीन ब्राह्मणों ने अपने भोग विलास की लालच लिप्सा में पड़ते हुए कि नहीं अब तो हम ही हैं, उसके कारण समस्याएं हुई। तो बाकी लोग जो है वो बुराई चालू कर दे, बुराई इन द सेंस कि उसकी कमियां बताने लगे कि नहीं भाई साहब ये आप गलत कर रहे हो। जो एक्चुअल चीज था, जो स्वरूप था धर्म का या फिर उस समय की संस्कृति का, वो तो खत्म कर दिया आपने। तो जो नए नए लोग हुए हैं, जो समझदार लोग हुए हैं, उनने फिर इनको, क्योंकि उस समय तक वर्ण व्यवस्था बहुत खराब स्थिति में पहुंच गई थी। भाई आप महिलाओं की तो स्थिति आपने खराब कर ही दी थी, शूद्रों की स्थिति बहुत खराब है ना? ये तो चलो ठीक है, इनकी तो शुरू से ही चल रही थी, हालांकि उतनी खराब नहीं थी। ऋग्वेदिक काल में बहुत बढ़िया चल रहा था माहौल, ऐसा कोई खराब नहीं था। उत्तर वैदिक काल में इनकी स्थिति के अलावा जो वैश्य वर्ण हो गया था उसकी स्थिति भी खराब, क्षत्रिय वर्ग की स्थिति खराब। अब राजा वर्ग जो है वो तो क्षत्रिय वर्ग ही है, तो चलनी उसकी चाहिए, लेकिन इनकी चल ही नहीं पा रही थी। तो फिर यही बड़े लोगों ने पैसा ऐसा लगा के, दिमाग लगा के समझदारी का परिचय दिया। और केवल भारत की बात नहीं चल रही थी, तो आप कहोगे कि नहीं यार आप तो भारत की बोल रहे हो, दुनिया भर में ये पूरा का पूरा धार्मिक चिंतन चल रहा था, दुनिया भर में। उस समय की अगर बात करी जाए तो चाइना में, चाइना मतलब चीन की हम बात कर रहे हैं, चीन में कन्फ्यूशियन या कन्फ्यूशियस जो व्यक्ति विशेष है, उन्होंने कन्फ्यूशियस धर्म की स्थापना उसी समय करी। विचारधारा है ये, धर्म तो बाद में बने, ये विचारधारा है। सो कन्फ्यूशियस हो गया। या फिर आपने नाम सुना होगा ईरान में, ईरान का नाम तो सुना ही है, तो ईरान में जरथुस्त्र है ना, जरथुस्त्र ने भी क्या किया, नई विचारधारा डेवलप करी। अब भैया यूनान में हेराक्लिटस करके व्यक्ति हुआ करते थे, उनने भी चालू कर दी। तो पूरी दुनिया में उस समय विचारधाराएं फैल रही थी। क्योंकि जो रूढ़िवादी मान्यताएं जो चल रही हैं और उसमें जो दोष आ गए, रूढ़िवादिता चल रही थी ठीक है, लेकिन जो दोष आ गए हैं वो दोष खराब है, उन दोष को दूर किया जाए। उसके लिए ये पूरा का पूरा धार्मिक आंदोलन दुनिया भर में आए। भारत अकेले में 62 नए धर्म या विचार आए उस समय, 62 अलग अलग प्रकार के विचारधाराएं आई। उन 62 विचारधाराओं में से 2 विचारधाराएं धर्मों के रूप में परिवर्तित हो गई। उस समय तो बहुत सारी हुई थी, लेकिन 2 हो गई, जिनमें प्रमुख हैं जैन और बौद्ध धर्म। ठीक है, जैन और बौद्ध धर्म, इनको तो हमें पढ़ना ही है, जैन और बौद्ध दोनों हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 62 अलग अलग विचारधाराएं मत आने लग गए और अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार की बातें करना चालू की। समझ में आई चीजें? नहीं आई? तो नेक्स्ट वीडियो में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो हमने यहाँ सारी चर्चा कर ली। जो ना समझ में आया हो वो मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, तो हम उस चीज पे और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बौद्ध धर्म से
और जैन धर्म से। ठीक है, कुछ भी पढ़ सकते हैं अपन, वो कोई समस्या नहीं है। देखो पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, वो भी मैं बता देता हूँ। देखो जनरली बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें यहाँ क्या पढ़ना चाहिए, बुद्धिज्म पढ़ना चाहिए, बौद्ध पढ़ना चाहिए, है ना, और कुछ बोलते हैं जैन पढ़ना चाहिए। ठीक है, जैन धर्म वाले बोलेंगे जैन पढ़ना है, बौद्ध धर्म वाले बोलेंगे बौद्ध पढ़ना है। लेकिन हम चूंकि सिस्टमैटिक पढ़ रहे हैं, हम इतिहास की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, तो हमें इधर कोई मतभेद तो करने नहीं है। सिंपल सी बात है, यहाँ बौद्ध धर्म में जो प्रतिपादक हैं वो हैं गौतम बुद्ध, है ना, आध्यात्मिक नाम है, वैसे तो सिद्धार्थ इनका नाम है। ठीक है, और हम जो चर्चा करेंगे उसमें जब तक गौतम बुद्ध बन ना जाएंगे तब तक हम एज अ सिद्धार्थ ही इनको लेंगे, ताकि किसी को बुरा ना लगे कि हम कुछ अगर बोल रहे हैं इस हिसाब से तो वो गलत ना लगे। तो सिद्धार्थ का जन्म जो है वो होता है 563 BC में, ईसा पूर्व में। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में। और यहाँ जैन में जो विचारधारा है वो मानी जाती है महावीर स्वामी के नाम से, है ना, महावीर जैन भी बोलते हैं इनको। ठीक है, सो महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी जो है भाई साहब, वो उनका जन्म इनसे 23 साल बाद में हुआ था, यानी 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म माना जाता है। लेकिन कुछ जगहों में 599 BC भी ईसा पूर्व भी माना जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मतभेद है, लेकिन हाँ जनरली हम तो यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 540 ईसा पूर्व पढ़ने वाला है, यानी 23 साल बाद में जन्म हुआ किसका, महावीर स्वामी का। अब महावीर स्वामी 23 साल छोटे थे, तो पहले कौन आए, गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध आए तो पहले कौन सा धर्म आया होगा, बौद्ध धर्म। तो पढ़ेंगे क्या, बौद्ध धर्म, है ना, ऐसा नहीं। जैन धर्म में क्या है, तीर्थंकरों की मान्यता है। किसकी मान्यता है, तीर्थंकर। तो तीर्थंकर जो हैं वो जैन धर्म में कितने हैं, 24 हैं। क्या हैं, कैसे हैं, जब हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो 24 में महावीर स्वामी 24वें नंबर के तीर्थंकर हैं, और इनसे पहले 23 और तीर्थंकर हुए, और 23 तीर्थंकर जो हुए हैं तो वो एक साल पहले भी हुए होंगे ना, जो कि नहीं हुए हैं वो बहुत पहले हुए, तो भी गौतम बुद्ध से पहले आ जाएंगे। यानी धर्म कब आएगा, जैन धर्म पहले आ जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा था भाई साहब कि पहले जो इतिहासकार थे उन्हें ज़्यादा जानकारी थी नहीं जैन धर्म के बारे में, तो लेकिन अब रिसेंट रिसर्चेस से बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त हुई है, और अब इतिहासकार भी मानते हैं कि पहले जैन धर्म आ चुका था। ठीक है, सो जैन धर्म को इसीलिए हम पहले पढ़ सकते हैं, और नहीं तो हम बौद्ध धर्म पढ़ सकते हैं। लेकिन ठीक है, हम तो अलग अलग वीडियो में पढ़ा देंगे, तो कोई समस्या नहीं, आपको जो देखना हो वो देख लेना, बौद्ध देख लेना, जैन धर्म देख लेना, कोई डिस्कशन है नहीं। एक और अगेन एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि भाई हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इंटरटेनमेंट के साथ साथ ज्ञान के लिए भी। तो कुछ चीज़ों को मैं धर्मों के माध्यम से भी मस्ती मजाक में बोलूँगा, तो भाई किसी की भावनाओं को आहत पहुँचाने का मेरा बिल्कुल यहाँ पे क्या है, उद्देश्य तो है नहीं। पढ़ाई की दृष्टि से मजाक मस्ती में हम बात करेंगे। कभी भी अगर मैं गौतम बुद्ध के बारे में डिस्कस करूँ तो वो एज अ सिद्धार्थ होंगे बचपन के, गौतम बुद्ध बनने के बाद वो पूजनीय है, आज भी पूजनीय है। ठीक है, लेकिन तब जब वो सिद्धार्थ थे तब वो भगवान नहीं थे, तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम थोड़ा बहुत। तो वैसे मेरी किसी भी धर्म को कुछ गलत बोलने की ये तो मनसा है नहीं, क्योंकि मैं एज अ टीचर हूँ भाई, टीचर कभी किसी का बुरा नहीं बोलता। लेकिन हाँ, समझाने की दृष्टि से कई बार कुछ चीज़ें निकल आती है, सो उसको आप बुरा मत माने। मतलब अगर पर्टिकुलर धर्म से होते भी हैं तो मैं आपसे यहीं पर ये बोलना चाहता हूँ कि आपको मैं बुरा लगने के हिसाब से यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.